दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम प्रदूषण खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1975, 1977 या 1979 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट है, 1977 को 7 दिसंबर 1977 को राष्ट्रपति द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन ये जो है लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1978 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा, तो याद रखिएगा ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट है, ये पारित तो हुआ था 1977 में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 1978 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है कैसे? तो उत्तर है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको कहते हैं BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई BOD है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। और आप जान लीजिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई भूरा बादल यानी एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था कहाँ पर? आपको बताना है। पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में या पश्चिम एशिया में? तो सही उत्तर है साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में। दोस्तों एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था और ये मुख्य रूप से प्रदूषण के कारण था। वर्ष 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। दोस्तों आप जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, जो कि रंगहीन और अति विषैली होती है। इसको जो है दम घोटू गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये अत्यधिक विषैला वायु प्रदूषक है। दोस्तों आप जान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ये गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों मोटर कार और सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता और ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड? तो सही उत्तर ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये
अम्लीय वर्षा के कारण है या एसिड रेन के। दोस्तों, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक से निकलने वाले प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल से रासायनिक अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाता है और वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसे एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? CFC, CH4, O3 या SO2? तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव की घटना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 2-3 दिसंबर 1984। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टंक में 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी। इसमें अनेक लोग मारे गए और अनेक लोग गैस जनित रोगों से प्रभावित भी हुए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो इसको MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे जो अविषालु धातु प्रदूषक है वो कौन सा है? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? तो सही उत्तर है लेड यानी PB। दोस्तों, ऑटोमोबाइल वाहनों में जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है उसमें लेड या शीशा का प्रयोग किया जाता है और धुएं के साथ निकलने वाला ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण जो नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क है, पाचन तंत्र है, ये सभी प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो सही उत्तर है ऊष्मीय प्रदूषण। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी और तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के ताप में हानिकारक वृद्धि होती है जिसको कि थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर? तो सही उत्तर रबर। दोस्तों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं और रबर जो है प्राकृतिक जैव निम्नीकरणीय है। विविध प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में जो वन क्षेत्र का ह्रास है भारत में जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। बिल्कुल सही है। और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ जो है ये वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण आदि के कारण वन क्षेत्रों को काटा जाता है। वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है और सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता और वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोपा, जावा घास, रोशा घास या गुग्गुल? तो सही उत्तर है जेट्रोपा। दोस्तों, आप जान लीजिए जेट्रोपा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोपा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। ये ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोपा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग के लिए बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है या किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते भी होंगे, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, इसको दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। और आप जान लीजिए कि भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की
और अंटार्कटिक में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। तो क्रम जो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारत के जो है अंटार्कटिक शोध केंद्र हैं। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम सबसे लास्ट में 2002 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में। तो सबसे पहले 3, 4, 1, 2 यहाँ पर क्रम देखते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन डी। दोस्तों जान लीजिए टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का ये पुरस्कार ब्रिटिश चिकित्सक सर एंडी हेंस को मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या जोधपुर? तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो उत्तर है 1992 यानी 1992 में। दोस्तों राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना कब की गई? तो ये 2010 में, याद रखिएगा। 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया। ये एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण के विवादों, बहु अनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है किस हरिकेन ने 2012 में USA के उत्तर पूर्व और पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था? तो ये सैंडी तूफान था। अगला प्रश्न है कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपके लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरबेल? तो सही उत्तर लाइकेन। कैसे? तो आप जान लीजिए लाइकेन और मास जो होता है दोनों ही वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जैविक सूचक हैं। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण या विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने और चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। मास ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है जो चट्टानों और पेड़ों की सतह पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मास समाप्त या कम होने लगते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी पुराना है कि 2012 के जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? तो ये था वायुमंडलीय प्रदूषण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर है आर्गीमोन के बीज, पपीता के बीज, इसके अलावा जीरा के बीज या धनिया के बीज? तो सही उत्तर है आर्गीमोन के बीज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों सरसों के बीज के अपमिश्रक या मिलावट के रूप में आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्गीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रदूषण मुक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आपको बताना है। ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन और हवा? तो सही उत्तर है वर्षा।
दोस्तों, वायुमंडल को वर्षा और ओस के द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आपका जो है मिशन है और प्रारंभ करने का वर्ष है। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है, ये वन संरक्षण अधिनियम मिलान करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन ये कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा जो मिशन है, ये 24 जून 2010 को जो है 10 से 12 अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 6 अगस्त 2014 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन सबसे पहले 2009 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, अगर जो एक कहा जाए तो। राष्ट्रीय जल मिशन जो है, ये 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, तो राष्ट्रीय हिमालयी संपोषण मिशन NMSHE के एक्शन प्लान को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 फरवरी 2014 को स्वीकृति दी गई थी। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये आप जान लीजिए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा 23 दिसंबर 2010 को, तो यहाँ पर 2008 नहीं 2010 अगर जो होता तो मिलान हो जाता, लेकिन ये 2008 है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें अधिनियम और उनके लागू होने का वर्ष आपको मिलान करना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो सीधे सीधे आपका सुमेलित हो जाएगा। 1 2 3 4 सही सुमेलन है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो सही उत्तर है लखनऊ में, ऑप्शन सी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी और इसके द्वारा जो है स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बागवानी, पर्यावरण, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कौन सा देश? तो ये है सियरा लियोन, ऑप्शन सी। दोस्तों, सियरा लियोन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या बंगलौर? तो याद रखिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है किससे? आपको बताना है। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परक्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो सही उत्तर है आर्द्रभूमि संरक्षण से। दोस्तों, रामसर अभिशमय या रामसर कन्वेंशन जो है, ये आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित नगर है। ये कन्वेंशन रामसर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित हुआ था। 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुआ और रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन का कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलिमरे, तोसो मोरेरी झील या बूलर झील? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूलर झील। दोस्तों, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच जो संक्रमणकालीन भूमि होती है, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है, वो आर्द्रभूमि या दलदली भूमि कहलाती है। होकेरा आर्द्रभूमि और बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में और सो मोरिरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। पॉइंट केलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपी भारत निम्न हिमयुगों में, दोस्तों आपको बताना है कि प्रायद्वीपी भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं: ह्यूरोनियन हिमयुग, कार्बोनिफेरस हिमयुग, प्लीस्टोसीन हिमयुग या लिटिल हिमयुग। तो सही उत्तर प्लीस्टोसीन हिमयुग, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिमचादर के द्वारा आच्छादित हुआ था। परिणाम स्वरूप हिमनद के अपर्दन और निक्षेप द्वारा कई नए नए स्थल रूपों का विकास हुआ और पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन और सुधार हुए। सागर तल में महान परिवर्तन हुए और स्थल भागों में अवतलन और उत्थान हुए और सागरी जीव भी पर्याप्त रूप में प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र यानी एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? हरिद्वार, पटना, वाराणसी और भागलपुर। तो सही उत्तर है पटना। दोस्तों भारत और एशिया के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना पटना में गंगा नदी के तट पर की जा रही है। अगला प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन है: इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा का कटाव कम होता है या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी है। दोस्तों किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन लिया जा सके, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र से खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, पोषक तत्व और नमी का संतुलन होता है, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता बनी रहती है, खरपतवार और कीट और रोगों का नियंत्रण होता है, फसलों की पैदावार अधिक होती है, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.V. अगर या J.S. गुल्ड ने। तो सही उत्तर है F.E. क्लेमेंट्स ने। दोस्तों मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले RO परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।